नमस्कार दोस्तों। आपने देख ही लिया होगा कि आज स्क्रीन के ऊपर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिखा हुआ है। आज हम 5 वेरी इंपॉर्टेंट रेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होने वाली है वो है कि इन सभी रेट्स के कौन कौन से लैंडमार्क केसेस थे। ठीक है, ये भी आज आपको सीखने को मिलेगा। कौन सी रिट के अंदर कौन सा लैंडमार्क केस था वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि ये जो हमारा मिशन AIBE है उसमें इस बार हमें हर वो बच्चा जिसने AIBE का एग्ज़ाम देना है तो इस बार हर बच्चा क्लियर करेगा ही करेगा। और इसी सोच के साथ, और करना ही है इसी सोच के साथ, मैंने ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी शुरू की हैं और आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहा करिए, मेरी वीडियोस को ध्यान से सुना करिए। सच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है 5 रिट्स हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की तरह होती हैं। जो रिट्स होती हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है। मतलब अगर कोई भी आपके साथ बिहेव होता है, मिस यूज़ होता है आपकी फंडामेंटल राइट्स का, तो आपके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। अगर इन चीज़ों को हमने स्टडी करना है तो वो हम रिट्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो 5 तरह के रिट्स हैं। पहली देखो, हैबिस कॉर्पस है, मैंडमस है, क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी है। हैबिस कॉर्पस में टू हैव बॉडी और डिटेन, मैंडमस में वी कमांड डू योर पब्लिक ड्यूटी, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, शो प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट, प्रोहिबिशन स्टॉप प्रोसीडिंग, सर्चरारी ट्रांसफर प्रोसीडिंग रिकॉर्ड। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जो रेट्स होती हैं वो 2 सेक्शन के माध्यम से की जा सकती है, सेक्शन 32 और सेक्शन 226। 32 में तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और सेक्शन 226 में हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो आप कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट फाइल करनी होती है तो कब की जाती है। वो तभी की जाती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तब। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में 226 में अगर कोई रिट को फाइल करते हो तो 2 तरह के केसेस में हो सकता है। अगर तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो भी आप रिट फाइल कर सकते हो, और अगर आपके किसी भी और दूसरे राइट्स का वायोलेशन होता है तो भी आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हो। तो मैंने आज आपको 3 बातें बता दी हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 32 और 226 के अंदर रिट फाइल होती हैं। 32 में SC और 226 में हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तब होती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, और हाई कोर्ट में 2 रीजंस की वजह से होती है। अगर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और अगर आपके और भी कोई राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं तो भी आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह आपके पास अवेलेबल है। और 5 तरह की रिट्स आज हम डिस्कस करेंगे, हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन है, सर्चरारी। देखो, सर्चरारी का हर किसी का अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन है। कोई इसको कुछ प्रोनाउंसिएट करता है, कोई कुछ करता है, तो आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सर्चरारी है। हैबिस कॉर्पस सबसे पहले देखिए, टू सीक रिलीफ फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी भी इंसान को अनलॉफुल, रॉन्गफुल, इलीगल मैनर से किसी को जेल के अंदर रखा गया है, इम्प्रिजनमेंट किया गया है, both by the private and public authority, the writ is used to release a person who has been unlawful detained or imprisoned. By virtue of this writ, the court directs the person so detained to be brought before it to examine the legality of his detention. इसमें क्या होता है कि अगर आप रिट फाइल कर देते हो कि भाई हमारे किसी बंदे को या मुझे आपने बेकार में किसी पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी ने रॉन्गफुल इलीगल मैनर से इम्प्रिजनमेंट में रखा हुआ है, और इस रिट के माध्यम से आप कोर्ट को ये कह सकते हो कि भाई मुझे बाहर निकाला जाए, तो कोर्ट ये एक वहाँ पे डायरेक्ट करती है उस पर्सन को कि भाई हमें बताया जाए, इस बंदे को हमारे सामने लाया जाए और बताया जाए कि किस कारण से आपने इम्प्रिजनमेंट में इसको रखा हुआ है, उसकी लीगैलिटी क्या है, किस कसूर के अंदर रखा हुआ है, किन धाराओं में रखा हुआ है, ये जुडिक्शन बनती है कि नहीं बनती है। इन सारी चीज़ों को कोर्ट वहाँ पर चेक करती है। और ये
देखो, एक तो बात ये हो गई कि हमने इस केस के अंदर रिट फाइल कर दी, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं जिसके अंदर इस रिट को फाइल करने के बाद भी एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? व्हेन, अब हम ये स्टडी करते हैं कि ये रिट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। व्हेन डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इज लॉफुल एंड डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। देखो, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर अगर आप हैबिस कॉर्पस रिट फाइल करते हो पर वो एप्लीकेबल नहीं होती है। वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं उसको देखो पहले। व्हेन डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इज लॉफुल एंड डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जब जो भी डिटेंशन इम्प्रिजनमेंट मिली है वो प्रॉपर लॉ के रूल्स को फॉलो करके ही मिली है और वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट की परमिशन के बाद ही उसको इम्प्रिजनमेंट में रखा गया है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये रिट एप्लीकेबल वहाँ पर नहीं होगी, हैबिस कॉर्पस को आप वहाँ पे रिट फाइल नहीं कर सकते हो। When the proceeding is for the contempt of the court, अगर कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर देता है तो अगर हैबिस कॉर्पस वहाँ पे अगर आप रिट फाइल करते हो तो भी वो एप्लीकेबल नहीं है। डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर जो डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट है वो कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर है। Habeas corpus cannot be granted where a person has been arrested under an order from the competent court and when prima facie the order does not appear to be wholly illegal or without jurisdiction. यहाँ पे हैबिस कॉर्पस को ग्रांट नहीं किया जा सकता है अगर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विद अ कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के बाद और उसके ऊपर प्राइमा फेसिया इलीगल काम के लिए, उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए ही उसको पकड़ा गया है और वो विदाउट जुरिडिक्शन नहीं है। इन दैट केस आप हैबिस कॉर्पस को वहाँ पे रिट फाइल नहीं कर सकते हो। द रिट कैन बी रिजेक्टेड बाय द पिटिशनर ऑफ द पिटिशनर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस। अगर आप एक रिट फाइल करते हो हैबिस कॉर्पस की तो पिटिशनर की इस रिट को रिजेक्ट किया जा सकता है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस। पता लगे कि उसने मर्डर कर रखा और आप उसे कह रहे हो जी इसने इलीगल डिटेंशन कर रखी है, आपने इसे बाहर निकालो, तो ऐसा नहीं होगा जब तक केस के मेरिट्स को अच्छी तरह से कोर्ट देख नहीं लेती, तब तक हैबिस कॉर्पस के लिए आप एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बनती है, वहाँ पे आपकी जो प्ली है वो रिजेक्ट हो सकती है। लैंडमार्क केसेस देख लीजिए। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र पाल सिंह पुल्लर एंड अदर्स, और ये कौन से शफिन झा वर्सेस अशोकन केएम, गोपालनन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, ये 5 थे जो लैंडमार्क केसेस थे। मैं लैंडमार्क केसेस को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इन केसेस की समरी आपको सारों को देने वाली हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी नेक्स्ट वीडियो यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट देख लो आप, मैंडेमस रिट कौन सी होती है। द रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड फॉर कीपिंग द पब्लिक अथॉरिटी विद इन द जुडिक्शन वाइल एक्सरसाइजिंग पब्लिक फंक्शन. It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his duty that he or she has failed or refused to perform. देखो, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक रिट मैंडेमस में आप फाइल करते हो कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को जो इसने आपका अभी तक काम नहीं किया है और अगर वो आपका काम करने से मना कर रहा है तो पब्लिक अथॉरिटी को आप मैंडेमस के थ्रू रिट फाइल कर सकते हो कि भाई हमारा काम क्यों नहीं किया है। एनी इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द वायलेशन, यहाँ देख लो, ऑफ एनी पर्सन, इंफीरियर कोर्ट, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट to perform the public duty and has the right to compel its performance can apply to the Supreme Court, High Court for the writ of mandamus. अगर आप इन सभी किसी भी अथॉरिटी के थ्रू आप वायलेटेड हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हुआ है, तो आप यहाँ पे मैंडेमस रिट फाइल कर सकते हो। रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द हेड ऑफ द स्टेट, that is the president of the country, governor of the state, the current chief justice of Supreme Court as well as the certain high courts. इन सब के खिलाफ कोई भी आप मैंडेमस रिट फाइल नहीं कर सकते। It is a discretionary power of the court to allow the writ of mandamus. This means if the court thinks that there are failures in performing the duty by the public authority, the higher court may allow the writ. ठीक है,
अगर ये देखो डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट के पास। अगर आप ये सोचो कि आपने एक रिट फाइल कर दी तो आपकी रिट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट्स को देखती है कोर्ट, और ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके पास, वो देखती है, चेक करती है कोर्ट कि क्या सच में जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने काम को करने में अगर फेलियर हुई है तभी आपकी रिट को अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज इस रिट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस। लैंडमार्क केस जो है अमेंडमेंट्स में वो सोहनलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। इसकी भी समरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट देख लेना। क्यू वारंट रिट समझ लेते हैं, वो क्या होता है। Quo warranto is a Latin term by what warrant authority. A writ of quo warranto is a common law remedy which is used to challenge a person's right to hold a public or corporate office. It is a writ issued to restrain a person from acting in a public office to which he is not entitled. भाई अगर किसी ने कोई पब्लिक ऑफिस को वहाँ पे रिस्ट्रेन किया हुआ है, वहाँ पे बैठा हुआ है, कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखा है, तो कोर्ट और कोई काम भी नहीं कर रहा है जो उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, जिस अथॉरिटी से उसने उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो कोर्ट यहाँ पे क्यू वारंटो रिट फाइल कर सकते में आप कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। इट इज़ इशूड अगेंस्ट द होल्डर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस टू शो टू द कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स द ऑफिस। This is the inquiry about the legality of a claim by a person or authority to act in a public office which he or she is not entitled to. This will be issued against the public office. भाई अगर कोई अथॉरिटी के साथ आपने किसी होल्ड किया हुआ है ऑफिस को कि भाई आपने ये काम के हमने ये काम करना है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि किस अथॉरिटी से आप बैठे हुए हो और किस तरह का काम कर रहे हो आप। तो अगर आपके अगेंस्ट अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो ये रिट इजीली फाइल हो सकती है। क्यू वारंटो रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट ऑफिस एट its objective is to prevent a person holding an office he is not entitled to or preventing using the public office. भाई अगर कोई प्राइवेट ऑफिस खोल के बैठा हुआ और उसके खिलाफ क्यों वारंट और रिट फाइल कर दोगे तो यहाँ पे आपकी रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस को प्रिवेंट करने के लिए है। अगर उन्होंने अनलॉफुल तरीके से किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है तो ही उसके लिए क्यू वारंटो की रिट फाइल की जा सकती है, किसी प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं की जा सकती है। लैंडमार्क केसेस देख लो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सी.डी. गोविंदराव, एस. चंद्र मोहन नैयर वर्सेस जॉर्ज जोसेफ एंड अदर्स, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, राजेश अवस्थी वर्सेस नंदलाल जायसवाल, एम. मनोहर रेड्डी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनके मैंने ईयर्स भी लिखे हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ईयर्स पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला केस कौन से साल में हुआ था और इस पर्टिकुलर रिट के अगेंस्ट कौन कौन से लैंडमार्क केसेस थे। इन लैंडमार्क केसेस का नाम क्यू वारंटो का नाम लिख के पूछ लिया जाएगा 3-4 की केस लॉज देके कि कौन सा केस लॉ क्यू वारंटो में था, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि याद करके बेनिफिट है। अदरवाइज मैं आपको लोगों को समरी दे दूँगी तो समरी के बेसिस पे भी आपको ईजिली याद हो जाएगा। प्रोहिबिशन रिट समझ लो क्या होता है। To stop or prohibit. This writ means to direct the lower court to stop doing something which the law prohibits it from doing. It refrains from doing something which is not supposed to do as per the law and does something which is in excess of its jurisdiction or outside its jurisdiction. प्रोहिबिशन ऑब्वियसली देखो जो एक सीनियर कोर्ट जो होती है उनके थ्रू एक लोअर कोर्ट को एक रिट फाइल करके आप रोक सकते हो कि भाई आपकी अगर जुरिडिक्शन के अंदर ये काम नहीं हो सकता है तो आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते हो। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय कोर्ट टू प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट, tribunals and other quasi-judicial authorities from doing something beyond their authority. एक तो उनके अथॉरिटी के बाहर है या फिर उनकी जुरिडिक्शन के बाहर है, कुछ भी ऐसा काम जो जुरिडिक्शन के बाहर होगा तो हायर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल्स को, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को रिफ्रेन कर सकती है, रिस्ट्रेन कर सकती है कि स्टॉप डूइंग दिस, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू सच वर्क. It is issued by High Court to the lower court to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or using the jurisdiction that it does not possesses.
मतलब हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है ये काम, तो तुम इस काम को कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी ही नहीं है इस काम को करने की, तो आपको इस काम को नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रोहिबिशन रिट को फाइल करके उनको रोक सकते हो। लैंडमार्क केसेस आप देख लो, ब्रिज खांडवाल वर्सेस इंडिया, एस गोविंद मैनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो ब्रिज खांडवाल केस था वो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस था प्रोहिबिशन का, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, मेरे से जुड़े रहना। Prohibition writ will not be applicable when the lower court acted with the jurisdiction or against the administrative authority or in case of situation of a mistake of a fact। यहाँ पे 3 सिचुएशंस बताई गई है जहाँ पर प्रोहिबिशन रिट एप्लीकेबल नहीं होती है। जब ये किसी जब आप जुरिडिक्शन के अंदर ही काम करते हो, लोअर कोर्ट करती है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काम करता है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो जाता है, तो भी आप प्रोहिबिशन रिट को फाइल नहीं कर सकते हो। सरसरारी रिट को समझ लो। The literal meaning of a writ of a certiorari is to be certified, to be informed. This writ is issued by the court higher in authority to a lower court or tribunal, ordering them either to transfer a case pending with them or to itself or quash their order in a case। देखो सरसरारी में क्या होता है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को ये कहती है कि भैया या तो एक केस को तुम जो पेंडिंग केस है इसको हमें ट्रांसफ़र कर दो, या फिर इसको क्वैश करो। द रिट ऑफ certiorari कैन बी अप्लाइड बाय द पार्टीज अग्री बाय द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये वही लोग करते हैं, वही पार्टीज कर सकते हैं जब जो पार्टीज लोअर कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, या फिर वो बैडली एग्रीव्ड हैं, उनको लगता है भाई हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के थ्रू हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, वही पार्टीज इस रिट को फाइल कर सकती हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द फाइलिंग ऑफ द पिटिशन, हाउएवर देयर इज़ अ रूम फॉर रीजनेबल डिले। देखो वैसे तो इसका कोई ये नहीं है कि आप कभी भी इसको फाइल कर दो, जब आपका मन करे आपने रिट फाइल कर दिया, ऐसा नहीं है। पर फिर भी रीजनेबल डिले के लिए देयर इज़ अ स्पेस, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीजनेबल डिले का रीज़न बताकर इस रिट को फाइल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना आपका, बट आपका जो रीज़न है दैट शुड बी रीजनेबल इनफ, बट इट शुड बी फाइल्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द वायलेशन ऑफ अ राइट। एज सुन एज यू फाइंड दैट योर राइट हैज़ बीन वायलेटेड, यू नीड टू फाइल दिस रिट within the reasonable time, though there is no specific time mentioned, but still there is a space. If you give a reasonable reason of the delay, still this writ can be filed by you and it will be accepted। लैंडमार्क केस देख लो, हरि विष्णु कामत वर्सेस सैयद अहमद, नागेंद्र नाथ बोरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ हेल्थ, सैयद याकूब वर्सेस KS राधाकृष्णन, बॉम्बे वर्सेस खुशल दास करके कोई एक केस था, ठीक है। ये सारे के सारे लैंडमार्क केसेस हैं। मैं इन लैंडमार्क केसेस की समरी आपको दे दूँगी। अब आपने क्या करना है कि जितने भी ये हैबिस कॉर्पस लैंडमार्क जो भी हैं, आप इनकी नोट्स बना लेना मेरी इन नोट्स के थ्रू। आप देख लेना कि हैबिस कॉर्पस है, मैंडेमस, क्यू वारंटो, इन सब के साथ, और 32 और 226 में है 2 नंबर है, तो SC भी 2 नंबर है। हाई कोर्ट में 3 होते हैं, तो इसमें हाई कोर्ट है, तो इसमें 2 तरह की चीज़ों को देखते हैं। हैबिस कॉर्पस है, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं, थोड़ा सा इसको ना रोटेट कर लेना लिखते वक्त। मैंडेमस में कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती है और कहाँ यूज़ नहीं होती है, और लैंडमार्क केस क्या है, वारंटो कहाँ पे यूज़ होती है, लैंडमार्क केसेस क्या हैं। प्रोहिबिशन में आप हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कहती है कि रुक जाओ भाई तुम्हारी जुरिडिक्शन के बाहर है, ये लैंडमार्क केसेस हैं। सरसरारी में भी हाई कोर्ट जो लोअर हायर अथॉरिटी है वो लोअर अथॉरिटी को कहती है कि भाई या तो केस हमें ट्रांसफ़र करो, नहीं तो क्वैश करो इसको, क्योंकि जुरिडिक्शन नहीं बनती है आपकी। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, पर फिर भी आप एज सुन एज आपका वायलेशन ऑफ राइट होता है तो आपको साथ के साथ करना चाहिए। फिर भी एक रीज़नेबल डिले, रीज़नेबल रीज़न के साथ आप फाइल कर सकते हो, और इसके जो लैंडमार्क केसेस है वो ये है। आप इसको देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रहना, मैं आपको वो प्रॉब्लम की आपकी सॉल्व करूँगी। थैंक यू। मुझे कमेंट कर देना आप। थैंक यू।